हेलो दोस्तों, सीखो जीके में आपका स्वागत है। आज हम मगध साम्राज्य के महान शासक अशोक से संबंधित कुछ प्रश्नों का व्याख्यान करेंगे जो आपके बीपीएससी और एसएससी में महत्वपूर्ण हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा और लिपि में है? देखिए, अशोक का जो शिलालेख है मुख्यतः 4 भाषा में लिपि में लिखाई गई थी, ठीक है ना। जैसे कि प्राकृत, ब्राह्मी, अरमाइक और यूनानी, 4 लिपि में उन्हें लिखा गया था, ठीक है। लेकिन वर्तमान में यहाँ पर दिया है प्राकृत और ब्राह्मी, तो यहाँ पर होगा प्राकृत और ब्राह्मी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? मौर्य साम्राज्य की नींव किसके द्वारा रखी गई थी, ठीक है। देखिए, तो मौर्य साम्राज्य का नींव जो रखा गया था वो 4 ऑप्शन दिया हुआ है: कालाशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, ठीक है। तो ये ऑप्शन होगा चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में इसका नींव रखा था, ठीक है। और इसका शासन काल रहा था 322 से 298 ईसा पूर्व तक। इसका जिक्र आपको बौद्ध ग्रंथ में भी मिलता है। बौद्ध ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को पिपली वन के मौर्यन वंश के राजकुमार के रूप में जिक्र किया गया है, ठीक है। पिपली वन के मौर्यन वंश के राजकुमार के रूप में जिक्र किया गया है। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त ने किसके खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उसे उखाड़ फेंका? कहने का मतलब, मगध साम्राज्य जब आया था जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की थी, तो किसको हरा कर किया था, ठीक है। शिशुनाग वंश, कुषाण, हर्यक और नंद। तो सही ऑप्शन हो गया ये आपका ऑप्शन डी, नंद वंश के शासक घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन, बिंदुसार का पुत्र का क्या नाम था? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी, उसका पुत्र का नाम बिंदुसार और उसके पुत्र का नाम क्या था आपका? अशोक, ठीक है। मतलब मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक था अशोक, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, और इसकी माँ का नाम सुभ्रदांगी थी। पिता का नाम बिंदुसार और माँ का नाम सुभ्रदांगी। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? ठीक है, देखिए बिंदुसार के मृत्यु के समय अशोक जो था, 4 ऑप्शन है: उज्जैन, तक्षशिला, सुवर्णगिरी, तोसली। तो ये उज्जैन का गवर्नर था, उज्जैन का राज्यपाल था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में अशोक के शासन कब से कब तक रहा था? भारत में अशोक का शासन कब से कब तक रहा था? तो देखिए, बिंदुसार के मृत्यु के बाद ये अशोक राजा बने थे और उनका शासन रहा था 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक, ठीक है। 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। चलिए अगला क्वेश्चन, वो शासक कौन था जिसने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? ठीक है, देखिए ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए अपने 99 भाई को मारा था और उसमें सबसे बड़ा भाई सुसीम की भी हत्या की थी। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? अशोक। निम्नलिखित में से कौन अशोक के अभिलेखों के समझने वाला पहला विद्वान था? 4 ऑप्शन दिया: अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेस, जेम्स टेलर और वी गार्डन चाइल्ड। देखिए, अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाला शासक का नाम था जेम्स प्रिंसेस। ये आपका जेम्स प्रिंसेस है, ठीक है। इन्होंने 1737 ईस्वी में इस अभिलेख को पढ़ा था और सबसे पहला अभिलेख दिल्ली के टोपड़ा में स्थित अभिलेख को इन्होंने पढ़ा था, ठीक है। दिल्ली के टोपड़ा में स्थित अभिलेख को इन्होंने पढ़ा था। क्या नाम था? जेम्स प्रिंसेस, सबसे पहले उन्होंने पढ़ा था। अगला क्वेश्चन, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? ठीक है, अशोक को शिलालेख में किस नाम से लिखा गया है? तो वो नाम आपको लिखा गया, ऑप्शन है आपका चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, धर्मदेव, धर्मकृति। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा प्रियदर्शी। अशोक शिलालेख में सामान्यतः मुख्यतः प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए? अभी हमने पढ़ा था तो 2 लिपि में आपको पढ़ा था, एक प्राकृत और ब्राह्मी। यहाँ ऑप्शन में ब्राह्मी दिया हुआ है, तो ये ब्राह्मी, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखा गया है? ठीक है, तो देखिए ये आप खरोष्टी लिपि में लिखा गया है या अशोक के समय लिखा गया है। 4 ऑप्शन है, कालसी, गिरनार, शाहबाजगढ़ी और मेरठ। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा शाहबाजगढ़ी। शाहबाजगढ़ी में लिखा गया जो भी है वो खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। और ये कहाँ है? ये आपका ये पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक ने व्यक्तिगत नाम का उल्लेख किया है? मतलब कौन से अभिलेख में अशोक का नाम अशोक लिखा गया है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, कालसी, रुमिंदे, विशिष्ट कलिंग राजादेश और मास्की। देखो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा मास्की। ठीक है, मास्की जो है कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, मास्की कर्नाटक राज्य से प्राप्त हुआ है। कर्नाटक के रायचूर जिले के मस्की गांव में है। कर्नाटक के रायचूर जिले के मस्की गांव में है। ये में अशोक, यहाँ पत्थर में अशोक के नाम से अशोक ही लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केवल वह अभिलेख जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, जिसमें जिक्र है कि वह मगध का सम्राट है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कौन सा अभिलेख है? भाब्रू अभिलेख। ठीक है, और ये कहाँ है? ये राजस्थान के जयपुर जिले के विराट नगर में है। ठीक है, अच्छा ये एकमात्र अभिलेख है जो बेलनाकार है, ध्यान रखिएगा, ये एकमात्र अभिलेख है जो बेलनाकार है। तो कौन सा अभिलेख हो गया आपका? भाब्रू अभिलेख। ठीक है, जिसमें अशोक को मगध का सम्राट कहा गया है। निम्नलिखित में से अशोक ने किस अभिलेख में पारंपरिक अवसर पर पशु बलि पर प्रतिबंध लगाने का उल्लेख किया है? ठीक है, ये आपको 4 दिया हुआ शिलालेख अभिलेख 1, 5, 9 और 11। तो सही ऑप्शन है पहला अभिलेख। इसको बोलते हैं दीर्घ शिलालेख प्रथम भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? दीर्घ शिलालेख प्रथम में उसने पशु बलि पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता के प्रति ये अभिलेख आपको दिया है, ऑप्शन में है 10, 12, 11 और फिर 12। तो सही होगा आपका क्या? शिलालेख 12। ठीक है, शिलालेख 12 में इसने धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पण का भाव जिक्र किया है। निम्नलिखित में किस शासक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों को अपने संदेश पत्थर के सतहों पर खुदवाए थे? ठीक है, तो अभी हमने पढ़े हैं कई शिलालेख और स्तंभ लेख किस युग में थे? आपका अशोक के समय मिला है। ठीक है, अशोक के समय में मिला। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी जनता उसकी संतान है? तो ये आपका पृथक कलिंगा शिलालेख। ठीक है, कलिंग का शिलालेख है, कलिंग का शिलालेख। किस शिलालेख में अशोक ने यह घोषणा की कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं, मैं अपनी अंतःशाला में रहूं या जहां भी रहूं, मेरे महामात्र मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं, मतलब कभी भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये पीसीएस का क्वेश्चन है। ये किस शिलालेख में उद्धृत है? ठीक है, तो ये उसका 6ठा शिलालेख में स्थित है। किस में है आपका? 6ठा शिलालेख में। चलिए, किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का जिक्र है? चंद्रगुप्त जो संस्थापक थे, मतलब अशोक के दादा हुए चंद्रगुप्त, दोनों का उल्लेख है। ठीक है, तो 4 है, गौतमीपुत्र सातकर्णी का नासिक प्रशस्ति, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख और स्कंद गुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। तो ये आपको जो दिख रहा है पत्थर, ये आपको है अशोक का गिरनार अभिलेख। ठीक है, कहाँ पर है आपका? गिरनार अभिलेख। अगला क्वेश्चन, किस स्थान में पाई गई मौर्य स्तंभ को राजधानी को सिंह की राजधानी मतलब लायन कैपिटल के नाम से जाना जाता है? ये आपका बिहार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। बिहार के एग्जाम में लायन कैपिटल कहाँ से मिला है? तो देखिए, लायन कैपिटल जो आपको मिला है, 4 ऑप्शन भी दिया हुआ और यहाँ पर क्या आपका सारनाथ। तो कहाँ से मिला है? सारनाथ से मिला है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में इसको डाला गया है, लायन कैपिटल को नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में डाला गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर्थवाह किसे कहा गया है? सर्थवाह किसे कहा गया है?
4 है दलालों को, व्यापारियों को, व्यापारी के काफिलों को, महाजनों को और तीर्थयात्रियों को। तो जो उस समय सर्वसर्थवाह कहा गया है वो व्यापारियों के काफिले को कहा गया है। ठीक है। अच्छा, इसका जिक्र मिलता कहाँ? इसका जिक्र अर्थशास्त्र से मिलता है, अर्थशास्त्र जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अशोक के प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया है? देखिए, अशोक के जीवन काल में महत्वपूर्ण घटना थी कलिंग की लड़ाई। ठीक है। कब हुई थी? 261 से 262 ईसा पूर्व तक। ठीक है ना। तो किस युद्ध के बाद? ये कलिंग युद्ध के बाद इसके प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन आया था। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो अभी हम पढ़े कलिंग युद्ध का हुआ था 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। वहां के राजा अनंत पद्मनाभ और से अशोक के युद्ध हुआ था। और कहाँ युद्ध हुआ? ये कलिंग की राजधानी तोसली में हुआ था। अच्छा, इसका जिक्र कहाँ आपको मिलता है? इसका जिक्र 13वें अभिलेख में मिलता है। ठीक है। कहाँ मिलता है? 13वें अभिलेख में मिलता है। अशोक के अभिलेख के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए कितने वर्ष बाद कलिंग पर युद्ध किया था, आक्रमण किया था? तो ये आपको आक्रमण देखिए, अशोक का राजा बने थे 268 ईसा पूर्व में और जो युद्ध किए थे 261 ईसा पूर्व में। तो कितने वर्ष में? वो 8वें वर्ष में। ठीक है। 8वें वर्ष में, 8 वर्ष नहीं, 7 वर्ष पूर्ण होना पर 8वें वर्ष में। मैं स्त्री वध नहीं करूंगा, यह पंक्ति किसने कही? कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभ के मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ने वहां का युद्ध का भार संभाला था, जिसमें उसने कहा था कि मैं स्त्रियों पर युद्ध नहीं, स्त्रियों वध नहीं करूंगी। तो किसके द्वारा? ये अशोक के द्वारा। ठीक है। सम्राट अशोक ने निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? बहुत महत्वपूर्ण है। ये उन्होंने अपनाया था। 4 है कलिंग, बक्सर, हल्दी घाटी और तराइन। ये तो आपको पोस्ट इराक का है। ये आपका है कलिंग युद्ध। ठीक है। कलिंग युद्ध के बाद उसने बौद्ध धर्म अपनाया था। अच्छा, उसने बौद्ध धर्म अपनाने के लिए किसके द्वारा गए थे? ये उपगुप्त के द्वारा। ठीक है ना। जो बौद्ध भिक्षु थे उपगुप्त, उन्होंने उन्हें बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों, पत्थर के तख्तों पर कितने आदेशों को उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया था ताकि प्रजा उसके अनुसार आचरण कर सके? ये महत्वपूर्ण है। ये 12, 14, 10 और 9 उन्होंने 14 आदेशों को उत्कीर्ण कराकर विभिन्न स्थानों पर स्थापित कराया था और इसी को हम बोलते हैं चतुर्दंश। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? चतुर्दंश बोलते हैं, चतुर्दंश कहा जाता है। और ये कितने स्थानों पर स्थापित कराया था? ये 8 स्थानों पर स्थापित कराया था। अपने 14 आदेशों को 8 स्थानों पर स्थापित करवाया था। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? अभी हम लोग पढ़े हैं अशोक कलिंग युद्ध के बाद अपने धर्म को परिवर्तन कर लिया था। तो वो आपको था 4 है विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त और बृहदत्त। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका उपगुप्त। ठीक है। लेकिन कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं के बारे में आपसे पूछा है कि अशोक के औपचारिक राजद्रोहन में विलंब हुआ था। हाँ, ये बात सही है। 268 में उनको राजद्रोहन हुआ था। 3 साल विलंब से उनका राज्याभिषेक हुआ था। 5वें शिलालेख में धम्म महापात्रों की जानकारी है। सही है। धम्म महापात्र जो धर्म के प्रचारक हुआ करते थे। अशोक बिंदुसार के समय तक्षशिला और उज्जैन का वायसराय था। ये आपका सही है। अशोक बिंदुसार का छोटा भाई था? नहीं, उसका बेटा था छोटा। ठीक है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी। अशोक के शिलालेख में वर्णित जानकारी के अनुसार मौर्य साम्राज्य में कितने प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे? राजनीतिक केंद्र के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो ये प्रमुख 5 राजनीतिक केंद्र थे। ठीक है। अशोक के शिलालेख में वर्णित 5 राजनीतिक केंद्रों के बारे में बताया गया है। अगला, सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहाँ पर स्थित है? देखिए, सम्राट अशोक ने जितने भी स्तंभ या शिलालेख गुदवाए हैं उसमें केवल लिखित गुदवाए हैं, लेकिन कहीं कर चित्र की बात करें तो वो आपको मिलता है सम्राट के 4 ऑप्शन है, सांची, अमरावती, कंगनहली और अजंता। ये मिलता है कंगनहली शिलालेख में। ठीक है। ये क्या है? ये कर्नाटक। ये कौन सा राज्य में है? पहले ये आपको कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक राज्य के कलबुर्गी के चितापुर में है। ठीक है। कर्नाटक राज्य के कलबुर्गी जिला के चितापुर में है, भीमा नदी के किनारे है। ठीक है। ये आप देखते हैं चित्र उद्धृत आपको है। ये केवल एकमात्र
शिलालेख है जिसमें चित्र दर्शाया गया है। अशोक के अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? देखिए, मगध का साम्राज्य भारत में बर्मा से लेकर अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। ठीक है, तो भारत अफगानिस्तान में भी भारत में एक अशोक का एक शिलालेख मिला है। ठीक है, अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के कहाँ? अफगानिस्तान के कंधार में। ठीक है, एक शिलालेख मिला है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो हमें पता है कि ऋषि कश्यप के नाम से कश्मीर का नाम रखा गया था। और श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? राजा अशोक ने। और यहीं पर तृतीय बौद्ध संगति कराया गया था। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगति यहीं पर कराया गया था। अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए किसे नियुक्त किया गया था? ठीक है, तो अशोक के समय सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए ऑप्शन है समाहर्ता, न्यायाधीश, अमात्य और धम्म महापात्र। तो किसे नियुक्त किया गया था? धम्म महापात्र से। देखिए, धम्म महापात्र अशोक के समय का महत्वपूर्ण भाग है। इनकी नियुक्ति धर्म के प्रचार करने के लिए, लोगों को सामाजिक समस्या को दूर करने के लिए। ठीक है, इसको हम नैतिकता अधिकारी भी बोल सकते हैं। उस समय इनको नैतिकता अधिकारी बोला जाता था। अच्छा, इसका धम्म महापात्र में कुलीन वर्ग के लोग रहते थे, जैसे कि ब्राह्मण, राजपूत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? धम्म का मूल संदेश क्या था? देखिए, अगर धम्म के बारे में बात करें तो इसकी चर्चा आपको कहाँ मिलती है? इसकी चर्चा आपको 7वें अभिलेख में मिलती है। ठीक है, ऑप्शन में आपको दिया है राजा के प्रति वफादारी, शांति में अहिंसा, बड़ों का सम्मान, इनमें से एक से अधिक। बात सही है, इसमें शांति और अहिंसा था, बड़ों का सम्मान करना था, राजा के वफादारी भी इसमें थोड़ी जुड़ी हुई थी। तो ऑप्शन सभी सही है, तो इनमें से एक से अधिक। निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेख से मिलती है? ठीक है, जीवन वृत्त, ये भी सही है। आंतरिक नीति, नीति के बारे में भी दर्शाया गया। विदेश नीति, विदेश नीति के बारे में वर्णित है। तो ये क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अशोक का रुक्मिणीदेयी स्तंभ संबंधित है। देखिए, रुक्मिणीदेयी स्तंभ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा हुआ है, बीपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, रुक्मिणीदेयी स्तंभ इसलिए महत्वपूर्ण है कि रुक्मिणीदेयी स्तंभ ऐसा कहा जाता है, जिसमें लिखा है कि अपने शासन काल के 20वें वर्ष में उन्होंने वहां पर भ्रमण किया था और उसने एक शिलालेख पर अपने आदेशों को उद्धृत किया था, जिसमें टैक्स जो है 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था। ठीक है, इसी में उसने स्तंभ पर, इस एक स्तंभ उद्धृत में बौद्ध को शाक्य मुनि कहा गया है। ठीक है, और खुद को देवनाम प्रिय के नाम से जाना गया। ठीक है, देवनाम प्रिय के नाम से जाना गया। और उस स्तंभ में बौद्ध के जन्म के बारे में जिक्र है। किसके बारे में जिक्र है? बौद्ध के जन्म के बारे में जिक्र है। रुक्मिणीदेयी अभिलेख याद रखिएगा, इसमें टैक्स 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया गया था। ये अपने शासन काल के 21वें वर्ष में उसने वहां पर भ्रमण किए थे और उसमें उसने अपने नाम देवनाम प्रिय रखा था तथा उसमें बौद्ध के जन्म के जिक्र है। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? ठीक है, देखिए, मौर्य काल में गुप्तचरों को 4 ऑप्शन है: गूढ़ पुरुष, संस्था एवं संचार, गुप्तचर और खोजी। तो मौर्य काल के समय जो गुप्त पुरुष हुआ करते थे, जिसको हम बोलते हैं स्पाई, जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं गूढ़ पुरुष। ठीक है, किसको क्या बुलाया था? गूढ़ पुरुष। ऑप्शन ए क्या? गूढ़ पुरुष। भारतीय इतिहास में अतविका राज्य के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए, ये एक तरह का संगठन था उस समय, 16 और 17 संगठन था, जिसको अलग अलग काम दिया गया था। ठीक है, इसमें एक आपसे पूछा हुआ प्रीवियस ईयर में, अतविका राज्य किसे कहा जाता था? 4 ऑप्शन है: दक्षिण भारतीय साम्राज्य, गणतंत्रवादी राज्य, वन साम्राज्य और मुगल साम्राज्य। ठीक है, तो अतविका राज्य का मतलब होता था वन साम्राज्य। ठीक है, इसी को हम वन विभाग का प्रधान भी बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं जंगली सेना। ठीक है, ये तीनों नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, या तो इसको जंगली सेना बोल सकते हैं, अतविका या अटविका नाम से जाना जाता है, वन साम्राज्य भी बोल सकते हैं, या वन विभाग का प्रधान बोल सकते हैं इसको। अशोक स्तंभ का मूल उद्देश्य क्या था?
ऑप्शन है भेड़ी घोष का प्रचार प्रसार करना, नहीं। जन धर्मांतरण का प्रचार करना, नहीं। अशोक ने कभी धर्मांतरण पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, उसने खुद का धर्मांतरण किया है, जनता के धर्मांतरण पर कभी नहीं उन्होंने बोला है। सांप्रदायिक आस्था का प्रचार प्रसार करना, धर्म नीतियों का प्रसार करना, ये स्तंभ पर क्या आपका धर्म नीतियों का प्रचार करना, ठीक है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? अभी हम लोग पढ़े हैं सारनाथ का, जहां पर लाइन कैपिटल बोला जाता है, उसका किसके किया था निर्माण? अशोक ने। निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारतीय राज्य का उल्लेख अशोक के लेख में नहीं है? देखिए, चोल का अभिलेख उनमें है, चित्र उनके अभिलेख में है, पांडे का भी मिलता है, सतीपुत्र का भी मिलता है, सातवाहन का उल्लेख नहीं मिलता है। सातवाहन आंध्र प्रदेश का वंश था, ठीक है ना, तो ये उनका उल्लेख उसमें नहीं मिलता है। अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा के नेतृत्व में धम्म के सिद्धांत को फैलाने के लिए किस स्थान पर एक मिशन को भेजा था? देखिए, अशोक के 4 पुत्र थे, जिसमें से एक महेंद्र और संघमित्रा को उन्होंने कहाँ भेजा था? तो कलिंगा, लंका, कंबोडिया और थाईलैंड। उसने उनको लंका मतलब श्रीलंका में भेजा था, ठीक है। कहाँ प्रचार के लिए भेजा था? उन्हें श्रीलंका भेजा था। चलिए अगला क्वेश्चन। यूनान और अरमाइक भाषा में खुदा अशोक का एक द्विभाषी उत्कीर्ण लेख किस स्थान पर मिला है? देखिए, यही एकमात्र अभिलेख है जिसमें यूनानी और अरमाइक भाषा में लिखा गया है, ठीक है। ये आपको मिला है कांधार में। कहाँ मिला है? ये कांधार में मिला है, ठीक है, कांधार में, अफगानिस्तान में ये पड़ता है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ठीक है, देखिए, अगर बात करें अफगानिस्तान भारत साम्राज्य में था, कलिंग और बिहार तो था ही, श्रीलंका उनके साम्राज्य में नहीं था। श्रीलंका में उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र और संघमित्रा को भेजे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी, ठीक है, तो 4 है, कुणाल, राहुल, बिंदुसार और इनमें से कोई नहीं। तो अशोक का जो उत्तराधिकारी था वो थे कुणाल, ठीक है, उनके बाद वही हुए राजा बने। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दासता नहीं थी? ठीक है, देखिए, ये अर्थशास्त्र कौटिल्य जी के लिए लिखा गया है, मुद्रा राक्षस अमोघ जी के द्वारा लिखा गया है, वायु पुराण और मेगास्थनीज के इंडिका। तो मेगास्थनीज की जो इंडिका है, मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका में, उसमें यह वर्णित है कि भारत में कहीं भी दास प्रथा उपलब्ध नहीं है। देखिए, दास प्रथा मुख्यतः पाश्चात्य सभ्यता से आई है, ठीक है ना, तो दास प्रथा भारत में पहले थी ही नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रबुद्ध स्वेच्छाकारी शासन, केंद्रीयकृत एकाधिपत्य, प्रायः स्वेच्छाकारी शासन और निर्देशित लोकतंत्र। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा केंद्रीय एकाधिपत्य, ठीक है, मतलब सारा शासन एक ही जगह केंद्रित था, जैसे अशोक के पास ही, ठीक है। जैसे कि भारत में अभी जो शासन है वो विकेंद्रीकरण है, मतलब सबका अलग अलग शासन प्रभाव सबका अलग अलग हाथों में है, ठीक है ना, लेकिन अशोक के समय एक ही जगह था। विशाखा दत्त के प्राचीन भारत नाटक मुद्रा राक्षस के विषय वस्तु है, ये विशाखा दत्त का। इसमें क्या वर्णित है? प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवता और राक्षस के बीच संघर्ष के बारे में नहीं, एक आर्य कुमार और एक कबीलाई महिला के प्रेम कथा के बारे में नहीं, 2 आर्य कबीला के बीच सत्ता संघर्ष कहानी नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दूरबीन संधियों के बारे में, ये सही है, चौथा ऑप्शन। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के समय में जो भी घटित हुआ है उसमें मुद्रा राक्षस में क्या आपका वर्णित है। अगला क्वेश्चन। किस परंपरा के अनुसार कहा जाता है कि अशोक ने 236 ईसा पूर्व में मध्य में एशिया के खोतान का दौरा किया था? ठीक है, देखिए, ये आपको मिलता है हमेशा बौद्ध परंपरा के अनुसार। किसके अनुसार? बौद्ध परंपरा के अनुसार, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन। अशोक की उपलब्धियों और नीतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक ने शांति अहिंसा की नीति को बढ़ावा दिया जो उस समय के लिए अभूतपूर्व रूप था, सही है।
अशोक का शांतिपूर्ण दृष्टिकोण उसके शासन काल के बाद भी लंबे समय तक काम रहा, जिससे पड़ोसी राज्यों पर प्रभाव पड़ा, आक्रमणों को रोका गया। ये नहीं, वो केवल अपने बारे में बोलते हैं, बाकी के बारे में कहीं जिक्र नहीं है। अशोक के शासन काल की विशेषता थी कि शिलालेखों के माध्यम से एक ही धर्म, भाषा, संस्कृत और लिपि मांग बढ़ावा देना। तो क्वेश्चन आपका 3 भी आपका सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 और 3, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका था अशोक से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।